सुबह के 5 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक घर के दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। एक बार, 2 बार लगातार। अंदर सो रही माँ हड़बड़ाकर उठी। दिल में अजीब सी घबराहट लिए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका जवान बेटा गाड़ी के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके मुंह से जो पहला वाक्य निकला उसने माँ के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। माँ दरवाजे पर खड़ी, क्या देख रही हो? अपनी बहू को घर के अंदर तो ले जाओ, मैं शादी करके लौटा हूँ। माँ का दिमाग सुन्न हो गया। जो बेटा सालों से शादी का नाम सुनते ही कमरे में बंद हो जाता था, जो बेटा दोस्त की बारात में नाचने गया था, वो दुल्हन लेकर कैसे लौट आया? कौन है ये लड़की? लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब माँ ने घूंघट उठाकर उस दुल्हन का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही माँ की खुशी गुस्से में बदल गई। आंखें अंगारे बरसाने लगी और वो अपने ही बेटे पर चीख पड़ी। आखिर कौन थी वो दुल्हन जिसे देखकर माँ आग बबूला हो गई? ऐसा कौन सा राज था जो इस घर की दीवारों में सालों से दफन था? और वो राज जब खुला तो क्यों पूरा गांव रो पड़ा? ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसे एक झूठ ने तोड़ा और किस्मत ने खुद जोड़ा। कहानी का एक एक मोड़ आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली संगीता और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल संगीता कहानी कैप्सूल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि दिल छू लेने वाली ऐसी कहानियाँ आप कभी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामनगर से थोड़ी दूर एक हरा भरा गांव था, शिवपुरा। इसी गांव में रहता था एक सीधा साधा मेहनती नौजवान राघव। राघव की उम्र कोई 27 साल की थी। लंबा कद, सांवला रंग, लेकिन चेहरे पर ऐसी मासूमियत और आंखों में ऐसी सच्चाई कि जो एक बार बात कर ले वो उसका होकर रह जाए। राघव के पिता राम प्रसाद जी की कस्बे में किराने की एक पुरानी दुकान थी। 30 साल पुरानी दुकान जिसकी हर ईंट में राम प्रसाद जी का पसीना लगा था। राघव का बड़ा भाई सुरेश शहर में प्राइवेट नौकरी करता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहीं रहता था। घर में रह गए थे माँ शांति देवी, पिता राम प्रसाद और राघव। पिछले 2 सालों से राम प्रसाद जी की तबीयत ढीली रहने लगी थी। घुटनों में दर्द, आंखों की रोशनी कम, तो धीरे धीरे दुकान की पूरी जिम्मेदारी राघव ने अपने कंधों पर ले ली थी। सुबह 7 बजे दुकान खोलना, रात 9 बजे बंद करना। राघव पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभा रहा था। गांव के लोग कहते थे, राम प्रसाद, तेरा छोटा बेटा तो हीरा है हीरा, जिस घर जाएगा उस घर के भाग खुल जाएंगे। और यही बात सुन सुनकर शांति देवी के मन में एक ही सपना पलने लगा था, राघव की शादी। रात को खाना खाते वक्त वो अक्सर कहती, राघव बेटा, अब घर में बहू आ जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। ये हाथ अब थक गए हैं बेटा, अब तो बस तेरे बच्चों को खिलाने की ताकत बची है इनमें। राघव शर्माकर मुस्कुरा देता, माँ तुम भी ना, खाना खाने दो चैन से। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर राघव के दिल में भी एक कोना था जो एक हम सफ़र का इंतज़ार कर रहा था। हर इंसान की तरह उसने भी सपने देखे थे, एक ऐसी जीवन संगिनी के जो उसके सुख दुख की साथी बने, जिसके साथ वो अपनी छोटी सी दुनिया बसाए। फिर एक दिन वो हुआ जिसका सबको इंतज़ार था। शांति देवी की दूर की रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आए। पास के गांव सूरजपुर की एक लड़की संध्या। रिश्तेदार ने बताया, लड़की क्या है, साक्षात लक्ष्मी है, बीए पास है, सिलाई कढ़ाई में उसका कोई जवाब नहीं, और संस्कार ऐसे कि बड़े बड़े घरों की बेटियां भी क्या होंगी। पिता मास्टर है प्राइमरी स्कूल में, घर छोटा है लेकिन इज्जतदार है।
तय हुआ कि अगले इतवार को लड़की देखने जाया जाएगा। और दोस्तों, वो इतवार राघव की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने वाला था। सूरजपुर के उस छोटे से घर के आंगन में जब चाय की ट्रे लेकर संध्या ने कदम रखा तो जैसे वक्त थम गया। हल्के गुलाबी रंग का सूट, माथे पर छोटी सी बिंदी, लंबी चोटी और झुकी हुई पलकें। राघव ने नज़र उठाकर देखा और बस देखता ही रह गया। दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ी जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। संध्या ने भी एक पल के लिए नज़रें उठाई। दोनों की आंखें मिली और दोनों ने झट से नज़रें झुका ली। दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऊपर वाला पहले से लिख कर भेजता है। उस एक पल में दो दिल हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। बड़ों ने कहा, बेटा तुम दोनों आपस में दो बातें कर लो। छत पर शाम की ठंडी हवा में दोनों पहली बार आमने सामने खड़े थे। राघव की ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। बड़ी हिम्मत करके बोला, आपका नाम संध्या है ना? संध्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जी। और आप? राघव, जी। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 12वीं के बाद दुकान संभाल ली। ना कोई बड़ी नौकरी है, ना बंगला गाड़ी, बस एक ईमानदार दिल है और वादा है कि ज़िंदगी भर आपको कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अगर इतने में गुजारा हो सके तो सोच लीजिएगा। संध्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। बोली, बंगले और गाड़ी में रहने वाले भी रोते देखे हैं मैंने, और झोंपड़ी में हंसने वाले भी। घर पैसों से नहीं, नीयत से बनता है, और आपकी नीयत आपकी आंखों में दिख रही है। बस दोस्तों, उसी पल राघव का दिल पूरी तरह हार चुका था। नीचे आकर दोनों ने हाँ कर दी। घरों में लड्डू बटे, मिठाइयाँ बांटी गई, शगुन की रस्म हुई और पंडित जी ने 4 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकाला। दोस्तों, सगाई और शादी के बीच का वक्त किसी भी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय होता है। राघव और संध्या के लिए भी ये 4 महीने जन्नत जैसे थे। कभी कभी फ़ोन पर बातें होती। शुरुआत में 2 मिनट की औपचारिक बातचीत। खाना खाया? जी। आपने? जी। फिर धीरे धीरे ये 2 मिनट 2 घंटों में बदल गए। रात को जब पूरा घर सो जाता तो राघव छत पर चला जाता और धीमी आवाज़ में घंटों बातें करता। संध्या अपने सपने बताती, सुनिए, मुझे ना बारिश बहुत पसंद है। शादी के बाद पहली बारिश में हम दोनों छत पर भीगेंगे, पक्का? राघव हंसकर कहता, पक्का। और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े भी बनाऊंगा। अरे वाह, आपको पकोड़े बनाने आते हैं? नहीं आते, लेकिन तुम्हारे लिए सीख लूँगा। तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया की हर चीज़ सीख सकता हूँ संध्या। और फ़ोन के उस पार संध्या शर्मा कर चुप हो जाती। दोस्तों, एक बार कस्बे के बाज़ार में दोनों परिवार शादी की खरीदारी करने पहुँचे। संयोग ऐसा कि दोनों गांव का बाज़ार एक ही था। चूड़ियों की दुकान पर संध्या चूड़ियाँ देख रही थी। लाल रंग की चूड़ियों पर उसकी नज़र ठहर गई। राघव ने चुपके से दुकानदार को इशारा किया और वो चूड़ियाँ खरीदकर अपनी माँ के हाथों संध्या तक पहुँचवा दी। शांति देवी ने चूड़ियाँ देते हुए कहा, ले बहू, तेरे उसने भिजवाई है। कहता है लाल रंग तुझ पर खूब खिलेगा। संध्या ने चूड़ियों को सीने से लगा लिया और दूर खड़ा राघव मुस्कुरा रहा था। उसी बाजार में संध्या के पिता मास्टर दीनानाथ जी ने बेटी की शादी का सामान खरीदा। बर्तन, बिस्तर, अलमारी, कपड़े, एक एक चीज़ अपनी गाड़ी कमाई और जीवन भर की जमा पूंजी से सामान इतना हो गया कि रखने की जगह नहीं थी। तब दीनानाथ जी ने राम प्रसाद जी से कहा, समधी जी, ये सामान अभी से आप ही के घर भिजवा देता हूँ। आखिर जाना तो वही है, बेटी की अमानत समझकर रख लीजिए। राम प्रसाद जी ने सामान अपने घर रखवा लिया। दोस्तों, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि यही सामान आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला था। शादी के कार्ड छप गए, घर की पुताई हो गई, हलवाई तय हो गया। राघव ने अपनी सुहागरात के कमरे के लिए खुद अपने हाथों से नई खिड़की पर पर्दे लगाए और हर रात सोने से पहले कैलेंडर पर एक तारीख काटता। बस अब 25 दिन, बस अब 20 दिन, बस अब 15 दिन।
दोस्तों, शादी में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। उस शाम संध्या अपनी सहेली के साथ मंदिर गई थी। अपने होने वाले पति की लंबी उम्र और अपने नए जीवन की खुशहाली की दुआ मांगने। लौटते वक्त वो सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। हाथ में प्रसाद की थैली थी और होठों पर मुस्कान। मन ही मन वो सोच रही थी, 10 दिन बाद मैं राघव जी के घर की बहू बन जाऊंगी। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली आई। चालक ने संतुलन खोया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक चीख गूंजी। संध्या सड़क किनारे गिरी पड़ी थी। उसके पैर से खून बह रहा था। प्रसाद की थैली धूल में बिखर गई थी और वो लाल चूड़ियाँ जो राघव ने दिलवाई थी टूटकर सड़क पर बिखर चुकी थी। गांव वाले दौड़े। संध्या को कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। दाहिने पैर की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी थी। ऑपरेशन करना पड़ा। दीनानाथ जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। बूढ़ा बाप अस्पताल के बरामदे में हाथ जोड़कर भगवान से बस एक ही चीज़ मांग रहा था, हे प्रभु, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। 10 दिन बाद उसकी डोली उठनी है। अगली सुबह दीनानाथ जी ने राम प्रसाद जी को फ़ोन किया, समधी जी, एक अनहोनी हो गई, आप एक बार अस्पताल आ जाइए। राम प्रसाद जी अकेले अस्पताल पहुँचे। उन्होंने बेड पर लेटी संध्या को देखा। पैर पर भारी प्लास्टर, चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ। फिर वो डॉक्टर से मिलने गए और दोस्तों, डॉक्टर ने जो कहा उसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। डॉक्टर बोले, देखिए, ऑपरेशन ठीक हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिटिया पहले जैसी चल सके, लेकिन सच ये है कि हड्डी बुरी तरह टूटी थी। हो सकता है ठीक होने में 6 महीने से साल भर लग जाए और ये भी हो सकता है कि हल्का सा लंगड़ापन जिंदगी भर रह जाए। कुछ भी पक्का नहीं कह सकते, बस जिंदगी भर। ये 2 शब्द राम प्रसाद जी के कानों में गूंजने लगे। उनके चेहरे का रंग बदल गया। दिमाग में ख्याल दौड़ने लगे, अपाहिज बहू, लोग क्या कहेंगे, मेरा हीरा जैसा बेटा और लंगड़ी बहू। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोस्तों, डर और समाज की झूठी शान इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। राम प्रसाद जी सीधे दीनानाथ जी के पास गए और बोले, मास्टर जी, माफ़ करना, लेकिन ये शादी अब नहीं हो सकती। मैं अपने बेटे के गले में ज़िंदगी भर का रोग नहीं बांध सकता। आपका जो सामान मेरे घर रखा है मैं भिजवा दूंगा। दीनानाथ जी के हाथ पैर कांपने लगे। वो बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर बोला, समधी जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ी नहीं है। भगवान के लिए मेरी बच्ची का क्या कसूर है। शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, पूरा गांव जानता है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन राम प्रसाद जी का दिल पत्थर हो चुका था। वो बोले, फैसला हो चुका है मास्टर जी, और हाँ, अपनी बेटी से कह देना मेरे बेटे का ख्याल दिल से निकाल दें। इतना कहकर वो चले गए और पीछे छोड़ गए एक बिखरा हुआ परिवार और अस्पताल के बेड पर लेटी वो लड़की जिसे अभी ये खबर मिलनी बाकी थी कि उसके सपनों का महल गिराया जा चुका है। अब दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। राम प्रसाद जी घर लौटे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, राघव को क्या बताएं। वो जानते थे अगर राघव को सच पता चला कि संध्या का एक्सीडेंट हुआ है तो वो दौड़ा दौड़ा अस्पताल जाएगा और शायद उसी से शादी की जिद पकड़ लेगा। इसलिए उन्होंने एक झूठ गढ़ा। शाम को जब राघव दुकान से लौटा तो घर का माहौल देखकर ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। माँ की आंखें सूजी हुई थी, पिता गंभीर बैठे थे। राघव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है? राम प्रसाद जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, हिम्मत से काम लेना, तेरी शादी टूट गई है। लड़की वालों ने मना कर दिया, खुद लड़की ने मना किया है, कहती है उसे ये रिश्ता पसंद नहीं, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वो वहीं बैठ गया। क्या संध्या ने मना किया? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी परसों रात तो हमारी बात हुई थी। वो तो कह रही थी कि उसका गला रुंध गया। बेटा, लड़कियों के मन का कोई भरोसा नहीं,
हो सकता है कोई और पसंद हो उसे। नहीं, मैं खुद बात करूँगा उससे। मुझे उसके घर जाना है अभी इसी वक्त। राघव उठ खड़ा हुआ। तब राम प्रसाद जी ने दूसरा और सबसे जहरीला झूठ बोला। खबरदार राघव, वहाँ जाने की सोचना भी मत। लड़की ने साफ कहलवाया है, अगर उस लड़के से मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। समझ रहा है ना? तेरी वजह से एक लड़की की जान चली जाएगी। क्या यही चाहता है तू? बस दोस्तों, ये सुनकर राघव के पैरों की ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने अपनी रूह से चाहा, वो उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और उस रात वो तकिए में मुंह छिपाकर इतना रोया जितना शायद ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था। और उधर अस्पताल के बेड पर संध्या को भी एक झूठ ही परोसा गया। दीनानाथ जी ने रोते हुए बेटी से कहा, बेटी, राघव के पिता आए थे। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। कहा कि उनका बेटा लंगड़ी लड़की से शादी नहीं करेगा। संध्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, और राघव जी? उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार मुझे देखने भी नहीं आए। दीनानाथ जी चुप रहे और उनकी चुप्पी को संध्या ने राघव की रजामंदी समझ लिया। उस रात अस्पताल के उस कमरे में प्लास्टर चढ़े पैर के दर्द से ज़्यादा दिल का दर्द उसे रुला रहा था। वो टूटी लाल चूड़ियों का एक टुकड़ा जो उसकी सहेली सड़क से उठा लाई थी, मुट्ठी में दबाकर सिसकती रही। इतनी सी बात थी राघव जी, आपका प्यार मेरे एक पैर से हार गया। दोस्तों, देखा आपने, दो सच्चे दिल, दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन दो झूठों ने दोनों को एक दूसरे की नज़रों में गुनहगार बना दिया। एक झूठ ने राघव से कहा, संध्या ने तुम्हें ठुकराया। दूसरे झूठ ने संध्या से कहा, राघव ने तुम्हें ठुकराया। और सच सिर्फ एक बाप की काली नीयत में दफन था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा दोस्तों, लेकिन राघव की ज़िंदगी वहीं ठहर गई। वो जो लड़का पूरे बाजार में अपनी हंसी के लिए मशहूर था, अब उसके होठों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सुबह दुकान जाता, शाम को लौटता, खाना खाता, सो जाता, बस यही उसकी ज़िंदगी रह गई थी। लोग दुकान पर आते, आपस में खुसर फुसर करते और राघव को लगता ये मेरी ही बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पर कि देखो, इसे तो लड़की ने ठुकरा दिया, ज़रूर इसी में कोई कमी होगी। धीरे धीरे उसने आईना देखना तक छोड़ दिया। खुद से नफरत सी होने लगी थी उसे। रात को छत पर जाता, वही छत जहाँ से वो घंटों संध्या से बातें करता था और आसमान के तारों को देखकर बुदबुदाता, क्या कमी थी मुझ में संध्या? एक बार, बस एक बार बता तो देती। शांति देवी बेटे की हालत देखकर अंदर ही अंदर घुलती रही। कई बार कहा, बेटा, उसी मुहूर्त पर किसी और लड़की से तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी है। लेकिन राघव हर बार एक ही जवाब देता, नहीं माँ, अब शादी का नाम मत लेना। जिस दिल में एक बार किसी की तस्वीर बस जाए, वहाँ दूसरी तस्वीर नहीं लगती। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। और उधर सूरजपुर में संध्या की ज़िंदगी भी किसी सज़ा से कम नहीं थी। महीनों बिस्तर पर, फिर वॉकर के सहारे, फिर माँ का कंधा पकड़कर एक एक कदम, हर कदम पर दर्द, और दर्द से ज़्यादा वो ताने जो रिश्तेदार और पड़ोसी देते। बेचारी शादी टूट गई, अब इस लंगड़ी से कौन ब्याह करेगा? कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि ज़रूर दहेज कम पड़ गया होगा, तभी लड़के वालों ने मना किया। संध्या सब सुनती और चुप रहती। बस रात के अंधेरे में वो टूटी चूड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर खामोश आंसू बहा लेती। दोस्तों, कहानी अभी और गहरी होने वाली है, और अगर कहानी आपके दिल को छू रही है तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता साबित होने वाला था। करण राघव का लंगोटिया यार। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही थाली में खाया, एक ही मैदान में खेले। करण अब पास के शहर में मोबाइल की दुकान चलाता था, लेकिन दोस्ती वैसी ही थी, पक्की, खरी। करण की शादी तय हो चुकी थी और वो
कई दिनों से देख रहा था कि उसका जिगरी दोस्त एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। एक शाम करण सीधे राघव की दुकान पर पहुंचा। गल्ले पर बैठे गुमसुम राघव के सामने हाथ रखकर बोला, ओए हीरो, ये क्या हालत बना रखी है? दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरा लटका हुआ, तू वही राघव है ना जो पूरे मेले में सबसे ऊंचा नाचता था? राघव फीकी हंसी हंसा। बस यार, दुकान का काम, काम का बहाना मुझे मत दे। मैं तेरा वो दोस्त हूँ जो तेरी आंखें पढ़ लेता हूँ। सुन, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मुझे तेरा ये मनहूस चेहरा नहीं, मेरा वो पुराना यार चाहिए, बाराती नंबर 1। बोल, चलेगा ना मेरी बारात में? राघव की आंखें भर आई। पागल है क्या? तेरी शादी में नहीं जाऊंगा तो किसकी में जाऊंगा? तू मेरा भाई है यार। तो फिर उठ, अभी मेरे साथ बाजार चल, तेरे लिए शेरवानी लेनी है। और सुन, बारात में सबसे ज़्यादा तू नाचेगा, ये मेरा हुक्म है। दोस्तों, उस शाम महीनों बाद राघव बाजार गया। करण ने ज़बरदस्ती उसे मैरून रंग की शेरवानी दिलवाई, जूते दिलवाए और चाट की दुकान पर गोलगप्पे खिलाते हुए ठहाके लगवाए। घर लौटा तो शांति देवी बेटे के हाथ में शॉपिंग के थैले देखकर हैरान रह गई। राघव ने कहा, माँ, करण की शादी है, बारात में जा रहा हूँ। उस रात महीनों बाद माँ ने भगवान के आगे दिया जलाकर कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे की हंसी लौटा दो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक राज की बात मैं आपको बता दूँ जो राघव को नहीं पता थी। करण की जिस लड़की से शादी हो रही थी उसका नाम था मेघा, और मेघा सूरजपुर की रहने वाली थी। याद है ना सूरजपुर? जी हाँ, वही गांव जहाँ संध्या रहती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जो राज खुलने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। बने रहिए मेरे साथ। आखिरकार वो दिन आ गया। करण की बारात सजी, घोड़ी, बैंड बाजा, लाइटें और मैरून शेरवानी में राघव। महीनों बाद वो सचमुच मुस्कुरा रहा था। बारात सूरजपुर के लिए रवाना हुई। रास्ते भर राघव नाचता रहा। करण घोड़ी से उतरकर 2 बार खुद उसके साथ नाचा। लोगों ने कहा, वाह, दूल्हे से ज़्यादा तो उसका दोस्त खुश है। बारात मेघा के दरवाजे पहुंची। स्वागत हुआ, वरमाला की रस्म हुई और फिर करण फेरों की तैयारी में व्यस्त हो गया। राघव एक कोने में कुर्सी पर बैठा शरबत पी रहा था, शादी की रौनक देख रहा था। और तभी उसकी नज़र पंडाल के दूसरे कोने पर पड़ी। एक लड़की गुलाबी साड़ी में अपनी माँ का कंधा पकड़े बहुत धीरे धीरे एक एक कदम संभाल कर चल रही थी। चलने के अंदाज से साफ था कि उसके पैर में कोई तकलीफ है। राघव ने यूं ही नज़र डाली, फिर हटा ली, फिर जैसे बिजली का झटका लगा हो उसकी नज़र वापस उसी चेहरे पर गई। हाथ से शरबत का गिलास छूट गया। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई, सांसें जैसे थम गई। संध्या? जी हाँ दोस्तों, वो संध्या ही थी। वही चेहरा जिसे भुलाने में राघव ने 6 महीने लगा दिए, आज उसी की आंखों के सामने था। लेकिन ये यहाँ कैसे? दरअसल मेघा और संध्या एक ही गांव की थी और रिश्ते में बहने लगती थी। मेघा संध्या की चचेरी बहन थी, इसलिए संध्या अपनी माँ के साथ इस शादी में आई थी। राघव के अंदर जैसे तूफान उठ गया। 6 महीने का दबा हुआ दर्द, सारे सवाल सब एक साथ सीने में उबलने लगे। यही मौका है, आज मैं पूछ कर रहूँगा कि मेरा कसूर क्या था। वो दूर से संध्या को देखता रहा और तभी उसने गौर किया, संध्या के चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। आंखों के नीचे गहरे साए थे और वो चाल, वो लड़खड़ाती चाल। राघव का दिल कट गया। इसे क्या हुआ है? कुछ देर बाद संध्या की माँ उसे एक कुर्सी पर बिठाकर किसी काम से चली गई। संध्या अकेली बैठी थी, सिर झुकाए, शादी की रौनक से बेखबर। और राघव धड़कते दिल के साथ कदम कदम चलकर उसके पास पहुंचा। संध्या! उस आवाज़ को सुनते ही संध्या का पूरा बदन कांप गया। ये आवाज़, इस आवाज़ को तो वो हजारों आवाज़ों में पहचान सकती थी। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने राघव खड़ा था और सिर उठाते ही संध्या की आंखों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क गई। राघव का दर्द गुस्सा बनकर फूट पड़ा। वाह, आंसू किस लिए संध्या?
ये आंसू किसे दिखा रही हो? उसे जिसे तुमने खुद ठुकराया था। शादी के 10 दिन पहले तुमने मना कर दिया। जानती हो मुझ पर क्या बीती, क्या कमी थी मुझ में। शक्ल अच्छी नहीं थी, पैसा कम था। एक बार, सिर्फ एक बार मुंह से बोल देती, मैं खुद पीछे हट जाता। लेकिन ये कहलवाना कि मुझसे शादी हुई तो जान दे दोगी, इतनी नफरत थी मुझसे। संध्या हक्की बक्की रह गई, कांपती आवाज़ में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मना किया? होश में तो हैं आप? ठुकराया तो आपने मुझे। आपके पिताजी खुद हमारे घर अस्पताल आए थे और साफ कह गए थे कि उनका बेटा एक अपाहिज लड़की से शादी नहीं करेगा। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पिघला शीशा उड़ेल दिया। क्या अस्पताल? कैसा अस्पताल? संध्या, साफ साफ बताओ, क्या कह रही हो तुम? और तब दोस्तों, संध्या ने वो सब कुछ बता दिया जो 6 महीने से उसके सीने में दफन था। मंदिर से लौटते वक्त का एक्सीडेंट, टूटा हुआ पैर, ऑपरेशन, डॉक्टर की वो बात कि शायद ज़िंदगी भर हल्का लंगड़ापन रह जाए, और फिर राम प्रसाद जी का अस्पताल आना और रिश्ता तोड़कर चले जाना। और उस दिन के बाद संध्या की आवाज़ टूट रही थी। मैं हर रात यही सोचकर रोती थी कि जिस इंसान ने कहा था जिंदगी भर तुम्हें आंसू नहीं आने दूंगा, उसी ने मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ में मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं आपको मन ही मन कोसती थी राघव जी, बद्दुआएं देती थी। राघव वहीं ज़मीन पर बैठ गया दोस्तों, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 6 महीने का एक एक पल, एक एक झूठ, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। पिता का वो कहना, लड़की ने मना किया है, वो धमकी, लड़की जान दे देगी, सब झूठ था। और अचानक उसे वो बात भी याद आई, दहेज का सारा सामान जो शादी टूटने के बाद भी उसके घर के स्टोर रूम में ही पड़ा रहा, पिता ने कभी लौटाया ही नहीं। तब राघव ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज हर कड़ी जुड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो कांपती आवाज़ में बोला, संध्या, मुझे कुछ नहीं पता था। भगवान कसम, मुझे बताया गया कि तुमने मना किया, कि तुम मुझसे शादी करने से बेहतर मौत समझती हो। मैं 6 महीने से खुद से नफरत कर रहा हूँ। सोचता था कि मुझ में ही कोई कमी है। संध्या, हम दोनों को एक ही झूठ ने बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, उस शादी के शोर शराबे के बीच एक कोने में 2 टूटे हुए दिल 6 महीने बाद सच के सामने खड़े थे, और दोनों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। तभी संध्या की माँ कमला देवी लौट आई और अपनी बेटी के पास राघव को बैठा देखते ही उनका खून खोल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास आने की? बेइज्जती करवाकर भी मन नहीं भरा तुम लोगों का? पूरे इलाके में हमारी थू थू करवा दी। लोगों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को ताने मार मार कर छलनी कर दिया, और अब क्या बचा है लेने को? जाओ यहाँ से। राघव ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू लिए बोला, माँ जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे जो सज़ा दें मंजूर हैं। माँ जी, मुझे आज से पहले ये पता ही नहीं था कि संध्या का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो ये बताया गया था कि संध्या ने खुद रिश्ते से मना किया है, कि वो मुझसे शादी करने के बजाय जान देना पसंद करेगी। ये सब मेरे पिताजी का किया धरा है। उन्होंने आपसे कहा कि बेटा मना कर रहा है, और मुझसे कहा कि लड़की मना कर रही है। दोनों तरफ झूठ बोला, और बीच में हम दोनों की जिंदगियां जला दी। कमला देवी सन्न रह गई। उन्होंने संध्या की तरफ देखा। संध्या की भीगी आंखों ने गवाही दी कि लड़का सच बोल रहा है। कमला देवी वहीं कुर्सी पर बैठ गई, माथा पकड़कर बोली, हे भगवान, तो इतने महीने हम जिस लड़के को कोसते रहे, वो तो खुद राघव घुटनों के बल बैठ गया। माँ जी, जो हुआ उसमें मेरी जानकारी नहीं थी, लेकिन गुनाह तो मेरे खून का ही है ना, इसलिए माफ़ी भी मैं ही मांगूंगा। और सिर्फ माफ़ी नहीं माँ जी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं आज भी, इसी पल भी संध्या को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। मैंने इसे उस दिन भी चाहा था जब ये अपने पैरों पर दौड़ती थी, और आज भी उतना ही चाहता हूँ जब ये सहारे से चलती है। प्यार पैरों से नहीं, दिल से किया जाता है माँ जी। ये सुनकर संध्या ने बेचैनी से कहा, नहीं राघव जी,
अब रहने दीजिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। डॉक्टर कहते हैं शायद मैं कभी पूरी तरह ठीक ना हो पाऊँ। आप अपनी ज़िंदगी। राघव ने उसकी बात काट दी। बोझ? संध्या, अगर शादी के अगले दिन ये हादसा होता तब भी क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? फेरे सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से लिए जाते हैं, और मेरी आत्मा ने तो तुम्हें उसी दिन अपना मान लिया था जिस दिन तुमने कहा था घर पैसों से नहीं नीयत से बनता है। दोस्तों, ये सुनकर कमला देवी की आंखें भी भर आई, लेकिन वो बोली, बेटा तुम्हारी बातें सच्ची लगती हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। संध्या के पिताजी से बात करनी होगी। और दोस्तों, ठीक इसी वक्त इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। कमला देवी फ़ोन निकाल ही रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माँ जी, मास्टर जी को मैं पहले ही सब बता चुका हूँ। सब चौंक कर पलटे तो सामने दूल्हे के लिबास में करण खड़ा था। राघव हैरान, करण तू यहाँ, और तू क्या बता चुका है? करण मुस्कुराया, उसकी आंखें नम थी। वो आगे आया, राघव के दोनों कंधे पकड़कर बोला, भाई तुझसे एक बात छिपाई मैंने, माफ़ कर देना। जब मेरा रिश्ता मेघा से तय हुआ तो ससुराल के चक्कर में एक दिन इसी गांव आया था। वहीं मेघा ने मुझे अपनी चचेरी बहन संध्या की कहानी सुनाई कि कैसे एक्सीडेंट के बाद लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, और जब उसने लड़के का नाम बताया राघव शिवपुरा वाला, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं तो जानता था कि मेरा यार 6 महीने से किस बात पर घुट घुट कर मर रहा है कि लड़की ने उसे ठुकरा दिया। करण की आवाज़ भारी हो गई। उसी दिन मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। दोनों तरफ अलग अलग कहानी कैसे हो सकती है। मैंने चुपचाप मास्टर दीनानाथ जी से मुलाकात की, सारी बातें मिलाई, और सच सामने आ गया कि सारा खेल तेरे पिताजी का रचाया हुआ था। मैं उसी दिन तुझे बताना चाहता था राघव, लेकिन मास्टर जी ने हाथ जोड़ दिए। बोले, बेटा बिना सबूत के वो लड़का अपने बाप के खिलाफ हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा और मेरी बेटी की और बदनामी होगी। तब मैंने एक तरकीब सोची। करण ने संध्या की तरफ देखा और बोला, मैंने मास्टर जी से वादा किया मेरी शादी में मैं राघव को लेकर आऊँगा और संध्या को भी बुलवाया जाएगा। दोनों आमने सामने होंगे तो सच खुद अपना रास्ता बना लेगा, क्योंकि भाई जो गिरहें बड़ों की चालाकी लगाती हैं वो गिरहें दो सच्चे दिलों की मुलाकात खोल देती हैं। इसीलिए मैं तेरे पीछे पड़ा था कि बारात में चल, इसीलिए मैंने तुझे शेरवानी दिलवाई। मेरी शादी तो बहाना थी पगले, असली मकसद तो तुम दोनों की टूटी कहानी को फिर से जोड़ना था। दोस्तों, ये सुनकर पूरा माहौल भावुक हो गया। राघव ने अपने दोस्त को कसकर गले लगा लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रो पड़े। राघव रूंधे गले से बोला, तू दोस्त नहीं, तू तो फरिश्ता है यार। मैं सोचता था तू मुझे अपनी खुशी में शामिल करने लाया है। तुझे तो मेरी उजड़ी दुनिया बसानी थी। और वहीं बैठी संध्या दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं उम्मीद के थे। करण ने फ़ोन मास्टर दीनानाथ जी को फ़ोन लगाया। मास्टर जी, जो हमने सोचा था वही हुआ। दोनों मिल चुके हैं, सच खुल चुका है, और राघव अभी इसी वक्त संध्या से शादी करने को तैयार है। फ़ोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर मास्टर जी की भर्राई आवाज़ आई, बेटा करण, मेरी एक इच्छा है। 6 महीने पहले जब रिश्ता टूटा था तो पूरे गांव के सामने मेरी पगड़ी उछली थी। लोगों ने मेरी बेटी पर, मेरे दहेज पर तरह तरह की बातें बनाई थी। तो आज अगर सच सामने आया है तो वो भी पूरे गांव के सामने आना चाहिए। तुम सब लोग राघव और संध्या को लेकर मेरे घर आ जाओ। करण की शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी तो करण ने खुद कहा, चलो मैं भी चलूँगा। मेरी असली बारात तो अब निकलेगी। गाड़ियों में बैठकर सब मास्टर जी के घर पहुँचे, जहाँ मास्टर जी ने मोहल्ले और गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा कर रखा था। सबके सामने राघव खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, और उसने एक एक बात सच सच बता दी। मुझे कहा गया था कि इस घर की बेटी ने मुझे ठुकराया है। आज पता चला ठुकराया तो मेरे पिता ने था, इस मासूम को सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पिता ने अपने घर रखा,
दहेज का सामान तक नहीं लौटाया और झूठ की दीवार खड़ी करके 2 जिंदगियां तबाह कर दी। गांव वालों, कसूर मेरे पिता का है, लेकिन बेटा होने के नाते मैं आप सबके सामने और सबसे बढ़कर मास्टर जी और संध्या के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। गांव के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर राघव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, बाप के गुनाह की माफ़ी जो बेटा सिर झुकाकर मांगे वो बेटा हीरा होता है। हम लोगों ने भी इस बच्ची के बारे में, इस परिवार के बारे में ना जाने क्या क्या कह दिया। दहेज कम पड़ गया, लड़की में खोट होगा, हमें भी माफ़ करना मास्टर। और तब मास्टर दीनानाथ जी ने वो बात कही जिसका सबको इंतज़ार था। बेटा राघव, अगर तू सच में मेरी बेटी से प्यार करता है तो बता, क्या तू अभी इसी वक्त इसी आंगन में संध्या से शादी करेगा? राघव ने एक पल की भी देरी नहीं की। हाँ मास्टर जी, अभी इसी वक्त। 6 महीने पहले मुहूर्त निकला था, मंडप सजा था, सब कुछ छिन गया था। आज कोई मुहूर्त नहीं, कोई तैयारी नहीं, लेकिन नीयत साफ है और जहाँ नीयत साफ हो वहाँ हर घड़ी शुभ होती है। ये सुनते ही संध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कांपती आवाज़ में बोली, राघव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं 6 महीने तक मन ही मन आपको कोसती रही, आपको गुनहगार समझती रही, जबकि आप तो खुद। राघव ने धीरे से कहा, अगर कोसने से तुम्हारा दर्द हल्का हुआ हो तो वो कोसना भी मुझे कबूल है संध्या। बस अब आगे की ज़िंदगी में मेरे हिस्से सिर्फ तुम्हारी दुआएं आएँ, यही काफ़ी हैं। आनन फानन में पंडित जी बुलाए गए। आंगन में ही चौक पूरा गया। केले के पत्ते और आम की डालियों से छोटा सा मंडप सजाया गया। मोहल्ले की औरतों ने संध्या को लाल जोड़ा पहनाया, वही जोड़ा जो 6 महीने पहले उसकी शादी के लिए खरीदा गया था और जो आज तक संदूक में आंसुओं के साथ बंद पड़ा था। करण ने अपने यार के सिर पर सेहरा अपने हाथों से बांधा और बोला, आज मैं सिर्फ दूल्हा नहीं, तेरा बड़ा भाई भी हूँ। अग्नि के साथ फेरे हुए, मंत्रोच्चार गूंजा और जब राघव ने संध्या की मांग में सिंदूर भरा तो आंगन में खड़ी हर आंख नम थी। लंगड़ा कर चलने वाली जिस बेटी को लोग बेचारी कहते थे, आज वही बेटी सबसे सम्मान के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। फेरों के वक्त संध्या को खड़े होने में तकलीफ हुई तो राघव ने सबके सामने उसका हाथ थाम कर कहा, आज से तुम्हारा हर कदम मेरे सहारे उठेगा। ये मेरा पहला फेरा है और यही मेरा 7 जन्म का वचन। रात भर की रस्मों के बाद सुबह के 5 बजे राघव अपनी दुल्हन को गाड़ी में बिठाकर अपने गांव शिवपुरा पहुंचा। और दोस्तों, अब हम वापस आ गए हैं कहानी की उसी सुबह पर जहां से हमने शुरुआत की थी। दरवाजे पर गाड़ी रुकी। राघव ने हॉर्न बजाया, 1 बार 2 बार लगातार। अंदर सो रही शांति देवी हड़बड़ाकर उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा था। माँ, दरवाजे पर खड़ी क्या देख रही हो? अपनी बहू को घर के अंदर तो ले जाओ, मैं शादी करके लौटा हूँ। शांति देवी के हाथ से जैसे तोते उड़ गए। शादी? बेटा, ये कैसा मजाक है? तू तो करण की बारात में गया था, कहीं किसी दोस्त को गाड़ी में बिठाकर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? राघव हंसा। माँ, कसम से गाड़ी में तुम्हारी बहू बैठी है, पूरे रीति रिवाज से फेरे लेकर सिंदूर भरकर लाया हूँ। जाओ, अपनी बहू का चेहरा तो देखो। माँ हैरान भी थी और खुश भी। आखिर जिस बेटे ने शादी से तौबा कर ली थी वो खुद दुल्हन ले आया था। उन्होंने शोर मचाकर रामप्रसाद जी को जगाया। अड़ोस पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो गई। आरती की थाली सजाई गई और शांति देवी बहू को गाड़ी से उतारने आगे बढ़ी। घूंघट में ढकी दुल्हन ने गाड़ी से पैर नीचे रखा, लेकिन उतरते ही वो हल्का सा लड़खड़ाई। राघव ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। शांति देवी ने चौंक कर पूछा, बेटा, बहू के पैर में कुछ तकलीफ़ है क्या? राघव ने शांत आवाज़ में कहा, हाँ माँ, 6 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। पैर की हड्डी टूट गई थी और उसी एक्सीडेंट की वजह से इसकी तय हो चुकी शादी भी टूट गई थी। लेकिन अब वो शादी मुझसे हो गई है। ये सुनते ही पीछे खड़े राम प्रसाद जी के चेहरे का रंग उड़ गया। 6 महीने पहले एक्सीडेंट, टूटी शादी। उनके माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने कांपती आवाज़ में पत्नी से कहा, शांति, इसका घूंघट, इसका चेहरा देखो तो जरा।
शांति देवी ने धीरे से घूंघट उठाया और चेहरा देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। संध्या, ये तो वही लड़की है। राघव, तू इसे क्यों ले आया? तेरे बाबूजी ने बताया था, डॉक्टर ने कहा है ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकती है। होश में तो है तू। और बस दोस्तों, यही वो पल था जब सारा राज पूरे मोहल्ले के सामने खुलकर बिखर गया। राघव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। उसने जिंदगी में पहली बार अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज़ में बोला, होश में तो मैं आज आया हूँ माँ। 6 महीने से बेहोश था तुम्हारे और बाबूजी के झूठ की नींद में। माँ, तुम्हें भी सब पता था ना कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, कि बाबूजी ने रिश्ता तोड़ा था और मुझसे कहा गया, लड़की ने मना किया, लड़की जान दे देगी। क्यों माँ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? राम प्रसाद जी ने सफाई देनी चाहिए। बेटा, हमने तेरे भले के लिए। भला? राघव की आवाज़ गूंज उठी। कैसा भला बाबूजी? 6 महीने में खुद से नफरत करता रहा, आईना देखना छोड़ दिया, सोचता रहा कि मुझ में ही कोई कमी है। और वो लड़की, वो टूटे पैर के साथ, टूटे दिल के साथ लोगों के ताने सहती रही। और आपने तो उसके बाप का दिया दहेज का सामान तक नहीं लौटाया। स्टोर रूम में आज भी रखा है वो सामान। एक गरीब मास्टर की जीवन भर की कमाई, वो भी हजम कर गए आप। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। राम प्रसाद जी की नज़रें ज़मीन में गड़ गई। राघव ने आगे कहा, और बाबूजी, एक बात बताइए, अगर ये हादसा शादी के अगले दिन होता तब क्या करते आप? तब भी बहू को घर से निकाल देते, तब ये मेरी पत्नी नहीं रहती। रिश्ते क्या मौसम होते हैं जो धूप देखकर बदल लिए जाएं? फिर उसने संध्या का हाथ थामा और सबके सामने ऐलान कर दिया, सुन लीजिए, आप भी और पूरा मोहल्ला भी, ये लड़की संध्या पूरे रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मानकर मेरी पत्नी बन चुकी है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी बहू को दिल से अपना लीजिए, या फिर मैं आज इसी वक्त अपनी पत्नी का हाथ थामकर इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और हाँ, एक बात और, अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं ज़िंदगी भर शादी ना करता, कुंवारा मर जाता, लेकिन किसी और को अपना ना बनाता। फैसला आपके हाथ में है बाबूजी। दोस्तों, आंगन में खड़ा हर इंसान राघव के इस रूप को देखकर दंग था। पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा बोल पड़ी, धन्य है ऐसा लड़का। आजकल तो लोग जीती जागती पत्नियां छोड़ देते हैं, और ये बच्चा एक टूटे पैर वाली लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बूढ़ा बाप लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और सबके सामने अपनी बहू संध्या के आगे हाथ जोड़ दिए। बेटी, माफ़ कर दे इस बूढ़े को। मैंने समाज के डर से, झूठी शान के नशे में तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ और खुद अपने बेटे के साथ बहुत बड़ा पाप किया। मैं सोचता था मैं अपने बेटे का भला कर रहा हूँ। आज समझ आया मैं उसकी दुनिया उजाड़ रहा था। हो सके तो इस पापी ससुर को माफ़ कर देना बेटी। संध्या ने आगे बढ़कर अपने कांपते हाथों से ससुर के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। नहीं बाबूजी, आप बड़े हैं, हाथ मत जोड़िए, आशीर्वाद दीजिए। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देते हैं। मुझे मेरा राघव मिल गया, मेरा घर मिल गया, अब कोई शिकायत नहीं। और फिर दोस्तों, शांति देवी ने रोते हुए आरती की थाली उठाई, बहू की आरती उतारी। चावल से भरा कलश बहू के पैर से गिरवाया गया और संध्या ने अपने उसी जख्मी पैर से आलता लगे कदमों के निशान छोड़ते हुए अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। जो पैर कल तक उसकी कमी कहा जाता था, आज वही पैर इस घर में लक्ष्मी बनकर दाखिल हुआ। उसी हफ्ते राम प्रसाद जी खुद सूरजपुर गए, मास्टर दीनानाथ जी के घर। सबके सामने उनसे माफ़ी मांगी और दहेज का सारा सामान जो 6 महीने से उनके स्टोर रूम में बंद था, इज्जत के साथ बहू के नाम कर दिया। साथ ही गांव में सबके सामने कहा, मेरी बहू के इलाज का पूरा खर्च अब मेरी जिम्मेदारी है। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज होगा। दोनों परिवार गले मिले। सारे गिले शिकवे उस दिन आंसुओं में बह गए। और करण जब अपनी पत्नी मेघा के साथ पहली बार राघव के घर आया तो राघव ने सबके सामने कहा, लोग कहते हैं भाई खून से बनते हैं, लेकिन मेरा भाई मेरी किस्मत ने बनाया है।
जिस दोस्त ने अपनी शादी को मेरी शादी का जरिया बना दिया, उससे बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। वक्त गुजरता गया दोस्तों। राघव हर महीने संध्या को शहर इलाज के लिए ले जाता, खुद उसकी एक्सरसाइज करवाता, उसके हर कदम पर उसका सहारा बनता। और मोहब्बत की ताकत देखिए, डॉक्टर जिसे शायद ज़िंदगी भर की तकलीफ़ कह रहे थे, वो संध्या 1 साल के अंदर बिना सहारे के चलने लगी। और फिर एक दिन सावन की पहली बारिश आई और राघव संध्या का हाथ पकड़कर छत पर ले गया। दोनों जी भरकर भीगे और राघव ने अपने हाथों से बनाए टेढ़े मेढ़े पकोड़े उसे खिलाए। वही वादा जो सगाई के दिनों में फ़ोन पर किया था, आज उस घर के आंगन में एक नन्ही परी किलकारियाँ मारती है। राघव और संध्या की बेटी और शांति देवी अपनी पोती को गोद में लेकर अक्सर कहती हैं, ये मेरी बहू के अच्छे कर्मों का फल है। जिस बहू को हमने ठुकराया था, उसी ने इस घर को जन्नत बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसे प्यार की जिसे झूठ ने तोड़ा, दोस्ती ने जोड़ा और सच्चाई ने अमर कर दिया। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, रिश्ते शरीर की खूबसूरती या कमी देखकर नहीं, दिल की सच्चाई देखकर निभाए जाते हैं। जो इंसान मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ दे, वो कभी अपना था ही नहीं। दूसरी, बड़ों को कभी भी अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले झूठ की बुनियाद पर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि झूठ चाहे भले के लिए ही क्यों ना बोला जाए, वो जिंदगियां उजाड़ देता है। और तीसरी, सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी खुशी में नाचे, सच्चा दोस्त वो है जो आपकी उजड़ी दुनिया चुपचाप बसा दे, करण की तरह। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राम प्रसाद जी ने जो किया, क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? और राघव की जगह आप होते तो क्या करते? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इन कहानियों का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सच्चाइयों से कुछ सीख देना है। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।